आज एक बड़ा स्पेशल दिन है हम लोगों के लिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो भगत सिंह को एक देश का एक प्रथम श्रेणी का क्रांतिकारी और विचारक मानते हैं, क्योंकि आज भगत सिंह का जन्म हुआ और सारे नौजवान, हमारे पूरे देश भर के नौजवान मिलके इस दिन को एक बड़े जोश के साथ मनाते हैं। मेरा अपना हमेशा से विचार ये रहा है कि भगत सिंह केवल भारत के लोगों को नहीं जोड़ता है। भगत सिंह हमारे सब कॉन्टिनेंट को, पूरे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला व्यक्ति है। एक अकेला इंसान है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के नौजवानों को एक साथ खड़ा करता है एक प्लेटफॉर्म पर, और उसकी वजह सिर्फ ये है जो मैं आज थोड़े समय में आपके साथ शेयर करूंगा कि ये क्यों है। वजह उसकी ये है कि भगत सिंह एक ऐसे विचारक थे जो इंसानियत की बात करते थे, मतलब हु वाज कमिटेड टू ह्यूमैनिटी बियॉन्ड सेक्टेरियन डिवाइड, जाति पाति धर्म क्लास, इस सब से ऊपर उठ के वो इंसानियत की बात करते थे। और उनके जितने भी लेख जो हमें मिले हैं, जिनके बेसिस पर, जिसके आधार पर हम भगत सिंह को समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं, उन सब में आपको मिलेगा कि भगत सिंह ने कभी भी किसी भी जगह ये कोशिश नहीं की बताने की कि हिंदुस्तानियों में आपस में डिवाइड, मतलब पार्टीशन से पहले, भगत सिंह तो 1931 में चले गए, उस समय तो भारत के विभाजन का कोई संकेत भी नहीं था। उस समय कोशिश ये की दिखाने की कि हमारा देश एक है, उसमें जाति धर्म का कोई भेद नहीं हो सकता। हर भारतीय भारतीय है, चाहे उसका धर्म, उसकी जाति कुछ भी हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो। ये एक भगत सिंह का एक बड़ा क्लियर मैसेज है जो हमें भगत सिंह के लेखों में, उनके जो भी कुछ विरासत उन्होंने छोड़ी, जो एक छोटी सी उम्र में एक बहुत ही विशाल विरासत है, और उसी के बेसिस पर, उसी को पढ़ के हम बहुत कुछ भगत सिंह के बारे में सोचते हैं। और मैं आगे कुछ कहने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, हमको ये भी ख्याल होना चाहिए कि भगत सिंह का जन्म कैसे परिवार में हुआ, उन्होंने विरासत में क्या पाया, और अगर हम उसको देखेंगे तो ख़ास तौर से आज जो देश में और पंजाब में ख़ास तौर से जो चल रहा है, जिस तरह का कष्ट हमारे किसान झेल रहे हैं और सड़कों पर हैं, उस किसान आंदोलन की शुरुआत भगत सिंह के परिवार से हुई। और ये मुझे कहते हुए, मतलब मैं इसको ख़ास तौर से याद दिलाना चाहता हूँ लोगों को, ख़ास तौर से हरियाणा और पंजाब के लोगों को, कि भगत सिंह के परिवार से शुरुआत होती है। भगत सिंह के चचा सरदार अजीत सिंह किसानों के प्रथम श्रेणी के लीडर्स में थे। वो उन लोगों में थे जिन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की पंजाब में। 1907 में उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट चलाया, और किसानों की जो समस्याएं हैं वो ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। तो ये एक भगत सिंह का परिवार इस तरह का परिवार है जहाँ इस तरह की वैल्यूज़, इस तरह के विचार और इस प्रकार की विरासत उनको अपने परिवार से मिली, और उसी विरासत को उन्होंने आगे पढ़कर, समझकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और यही मैं आपके साथ आगे बात करने वाला हूँ। और इसको कहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जन्मदिन पर यह आपको ख्याल होना चाहिए कि भगत सिंह का जन्म हुआ किस परिवार में था, क्योंकि उनके पिता, उनके दोनों चचा, सब लोग राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े थे। अजीत सिंह तो 38 साल तक देश से बाहर रहे, सेल्फ एग्जाइल्ड, और लौट के आए 15 अगस्त 1947 को उनकी मृत्यु भारत में डलहौजी में हुई। तो वो एक इस प्रकार के परिवार में थे जिनका पूरा जुड़ाव हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से बचपन से था। अब छोटी सी उम्र में, क्योंकि भगत सिंह को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ये भी ख्याल होना चाहिए कि भगत सिंह की आयु क्या थी। भगत सिंह की आयु थी 23 साल 6 महीना। इस छोटी सी आयु में जो भी कुछ भगत सिंह ने किया, उसको हमें इस बात का ध्यान रख के समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि ये उस व्यक्ति के विचार हैं जिसकी कुल आयु 23 साल 6 महीना थी, और उसने जो कुछ लिखना शुरू किया वो 16-17 साल की उम्र से लिखना शुरू किया।
1924 में भगत सिंह ने पहला पहला अपना लेख लिखा, जो कलकत्ता के एक हिंदी पत्रिका में छपा, मतवाला नाम से पत्रिका थी। और आप ये देखिए कि 1907 में पैदा हुए, 1924 में उनकी आयु करीब 17 साल थी। और जो विषय है जिस पर वो लिख रहे हैं, वो विषय है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व प्रेम। आज के भारत में, आज के हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता है कि उस आयु का कोई नौजवान इस प्रकार की सोच रखता हो या इस तरह के कठिन प्रश्न पर कुछ 2 लाइन भी लिखने की हिम्मत रखता हो। भगत सिंह ने 2 पार्ट में उस आर्टिकल को लिखा और कोशिश की ये बताने की कि किस तरह से ब्रदरहुड जो है, भाईचारा जो है, वो एक टेरिटोरियल लिमिट्स में सीमित नहीं है। ह्यूमन जो रिलेशनशिप्स हैं, जो भाईचारे की जो संबंध हैं, उसके लिए कोई देश की सीमा नहीं होती। एक ये यूनिवर्सल फीचर है, उसको उन्होंने पूरा एक आर्ग्यूमेंट के साथ आगे बढ़ाया फिलोसफिकली। तो ये एक व्यक्ति है जो अपने जीवन की शुरुआत, अपने लेखों की शुरुआत इस तरह के विषय से करता है, और इसको उन्होंने अपने जीवन में आगे तक उसको लेके गए, और 1931 तक वो लगातार अपनी क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ थी उनके साथ साथ उसको चलाते रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि क्रांतिकारी जो उनके कार्य है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है कि वो अक्सर लोग बात करते हैं उनके शहादत की, जिसकी इज़्ज़त हम सब लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ शहादत की बात करने से काम हमारा नहीं चलता, क्योंकि भगत सिंह को अगर सिर्फ शहीद मानकर आप एक तरफ एक कोने में रख दें तो ये भगत सिंह के साथ ज़्यादती है। भगत सिंह एक विचारक थे, क्रांतिकारी विचारक थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, बहुत बड़ा कॉर्पस राइटिंग्स का छोड़ा, जिसको अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हम भगत सिंह के साथ ज़्यादती करते हैं। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि हम लोग भगत सिंह को समझने की कोशिश ही नहीं करते। बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात में रुचि रखते हैं कि भगत सिंह ने जो लिखा उसको पढ़ा जाए। अब से कुछ साल पहले तक तो ये शिकायत हो सकती थी कि भगत सिंह के जो लेख हैं, जो उनके राइटिंग्स हैं, वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब पिछले 25-30 साल में ये शिकायत कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो भगत सिंह की राइटिंग्स अवेलेबल हैं, अंग्रेज़ी में, हिंदी में और बहुत सी विभिन्न भाषाओं में। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भगत सिंह को समझने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत कुछ मौजूद है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भगत सिंह को राष्ट्रवादी और शहीद, इन 2 कैटेगरीज से हटकर देखने की कोशिश करें। राष्ट्रवादी तो सभी लोग हैं, लेकिन आज के का जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है, उस परिभाषा में तो भगत सिंह फिट ही नहीं होते, क्योंकि उस परिभाषा में तो भगत सिंह इंटरनेशनल हो जाएंगे, क्योंकि जो भगत सिंह ने लिखा और जिस तरह की सोच थी वो आज के राष्ट्रवादियों की सोच से तो मेल खाती ही नहीं। क्योंकि भगत सिंह का राष्ट्रवाद, और मैं ख़ास तौर से इस पर 2-4 बात कहना चाहता हूँ, भगत सिंह का राष्ट्रवाद एक सीमित राष्ट्रवाद नहीं था। सीमित मतलब वो किसी धर्म से प्रेरित नहीं था, वो किसी जाति और वर्ग विशेष से प्रेरित नहीं था। उस राष्ट्रवाद में समानता और एकता की बात भगत सिंह ने की बार बार। उस राष्ट्रवाद में कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की बात की। तो ये राष्ट्रवाद है जो भगत सिंह ने प्रमोट करने की कोशिश की, जो आज के राष्ट्रवाद से मेल खाता ही नहीं किसी भी तरह से। जहाँ तक धर्म का सवाल है राष्ट्रवाद का, मुझे लगता है मैं पहले 2-4 बात उसी पे कर देता हूँ। आज जो बात धर्म प्रेरित राष्ट्रवाद की बात लोग करते हैं, भगत सिंह ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेख लिखा जो सब लोग जानते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जो व्यक्ति अपने आप को नास्तिक डिक्लेयर करता है, उसके बाद भी हम भगत सिंह को राष्ट्रवादी मानते हैं और सही मानते हैं, तो वो लोग जो धर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं राष्ट्रवाद की परिभाषा देने के लिए, उन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भगत सिंह को तो धर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
अगर भगत सिंह एक ऐसा राष्ट्रवादी हो सकते हैं जिसकी हम आज सब लोग पूजा की स्तर पर पहुंच गया है उनके व्यक्तित्व, तो फिर आम नागरिक को धर्म की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए और धर्म के आधार पर हम किसी को राष्ट्रवादी क्यों बनाएं। सो आज जो बात होती है राष्ट्रवाद की, वो भगत सिंह के राष्ट्रवाद से बहुत दूर है। उसका कोई लेना देना उस राष्ट्रवाद की परिभाषा से नहीं है जो भगत सिंह ने अपने अपने उन लेखों में राष्ट्रवाद की परिभाषा रखी। तो पहली बात तो ये साफ हो जानी चाहिए, और मैं इसको इसलिए कहना चाहता था क्योंकि आजकल राष्ट्रवाद का प्रचलन बहुत ज़्यादा है और बार बार राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी तत्वों की बात की जाती है देश में, और अपनी अपनी परिभाषाएं दी जाती हैं। भगत सिंह ने अपने जीवन में जो लिखा वो तो था ही, उसके साथ साथ एक कुछ प्लेटफॉर्म भी बनाए। एक प्लेटफॉर्म उनमें था जिसका नाम है नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो ओपन प्लेटफॉर्म है, जिस पर वो खुलकर नौजवानों को, किसानों को और मज़दूरों को एक मंच पर लाने की कोशिश करते हैं। और उसका पूरा एक छोटा सा जो उनका जीवन है उसमें उन्होंने उस नौजवान भारत सभा के प्लेटफॉर्म से इन सब लोगों को जोड़ने की कोशिश की। और जो भगत सिंह पर एक वो भी लगाया जाता है कि वो क्योंकि क्रांतिकारी थे और हिंसा में विश्वास रखते थे, वो एक अपनी जगह है उसका विश्वास, और वो अहिंसा को वो एक विचारधारा के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन नौजवान भारत सभा को बनाने के बाद उन्होंने इस बात को साबित किया कि उनका विश्वास लोगों को एक सामूहिक रूप से जोड़ने पर एम्फेसिस था, विश्वास था। उसका एक महत्व वो समझते थे। वो जानते थे कि जब तक आप लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाएंगे, तब तक आप कोई मूवमेंट शुरू नहीं कर सकते। तो ये एक इस बात का सबूत है नौजवान भारत सभा, जो एक बड़ा ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में रहा 5-6 साल तक। तो ये एक बहुत ही एक विशेष किस्म का एक कंट्रीब्यूशन भगत सिंह का है। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं इस नौजवान भारत सभा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे वो भी सिर्फ आज के संदर्भ में, आज का जो भारत है, आज जो भगत सिंह की रेलेवेंस है, जो सार्थकता भगत सिंह के विचारों की है और भगत सिंह के व्यक्तित्व की है, वो इन सब प्लेटफॉर्म्स की एक्टिविटीज़ को देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे आज हम जहाँ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जैसे मैंने भी कहा, कुछ नारों की बात भी की जाती है कि कुछ विशेष किस्म के नारे अगर आप लगाते हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, वरना आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। अब नौजवान भारत सभा के प्लेटफॉर्म की बात देखिए। भगत सिंह ने उसमें साफ तौर से ये कहा कि हम अपने सभा के कार्यक्रमों में धर्म प्रेरित कोई भी नारा प्रयोग नहीं करेंगे। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर और आमतौर से होता था कि तीनों धर्मों को का एक्नॉलेजमेंट किया जाता था, और ज़्यादातर लीडर नारे लगवाते थे, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। तो ये सब तीनों नारे तीनों धर्मों को खुश करने के लिए, साथ जोड़ने के लिए ये लगाए जाते थे। ऑब्जेक्टिव बहुत नेक था, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि हम इस प्रकार के नारे प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन नारों से तो हम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, उनकी आइडेंटिटी बताने की कोशिश करते हैं। हमको नारा सिर्फ 2 या 3 नारे हैं हमारे, जो सब लोगों को एक्सेप्ट करने चाहिए, और हमारे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही नारे प्रयोग होंगे। इनकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो, और हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये नारे नौजवान भारत सभा के प्लेटफॉर्म पर प्रयोग होते थे। तो ये साफ तौर से दिखाने की कोशिश की कि किसी किस्म का, किसी भी प्रकार का धर्म आधारित राष्ट्रवाद हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये नौजवान भारत सभा का एक बहुत ही विशेष कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम आज के भारत में हमको याद रखना चाहिए। और जो लोग भगत सिंह के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको कम से कम ये ख्याल होना चाहिए कि
कि भगत सिंह सिर्फ शहीद नहीं थे, शहीद तो थे ही, उसकी इज्जत हम करते हैं, लेकिन भगत सिंह एक विचारक थे और उनकी जीवन में जो उन्होंने संदेश छोड़े अपने लेखों, अपने अपने कार्यकलाप और अपने अपने गतिविधियों से, उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और अपने जीवन में उनको रोज़मर्रा के जीवन में उसको जीने की कोशिश करनी चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ जो उनके लेखों में हमें देखने को मिलती है, तीसरी चीज़ रादर, आज के भारत के संदर्भ में, वो है जाति प्रथा, जातिवाद, अछूत का प्रश्न। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेख उन्होंने लिखा, अछूत का प्रश्न, ना, अस्पृश्यता के खिलाफ 1928 में। अब आज का हिंदुस्तान उन प्रॉब्लम से, उन समस्याओं से जूझ रहा है उसी तरह से जैसे कि 1928 में था। रोज़ाना हम कुछ ना कुछ सुनने को हमें मिलता है। भगत सिंह क्या लिखते हैं? भगत सिंह लिखते हैं कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं अंग्रेज़ों को ये बताने की कि हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए, इक्वालिटी की बात करते हैं। हमको ये एहसास नहीं होता कि हम लोगों ने अपने कुछ देशवासियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया है, हम किस तरह की इनइक्वालिटी का व्यवहार करते हैं, हम क्यों बराबरी का दर्जा लोगों को नहीं देते। एक बड़ा सेक्शन है जिसको हम अनटचेबल, अछूत का दर्जा दे के उनको एक कोने में बिठा दिया। तो ये चीज़ अगर हम अपने जीवन में जीते हैं, करते हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, तो हमें क्या अधिकार है कि हम अंग्रेज़ों से डिमांड करें कि हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो पहले तो हमें खुद चाहिए कि हम अपने देश में अपने देशवासियों के साथ बराबरी का दर्जा दें। और भगत सिंह की आप हिम्मत देखिए कि वो कोशिश करते हैं कहने की इस लेख में साफ तौर से, मतलब ये एक बड़ी हिम्मत की बात है कि एक नौजवान जिसकी आयु 18, 19 साल, 20 साल थी, वो जो सीनियर हमारे देश के नेता थे, चाहे वो लाजपत राय हो, चाहे मदन मोहन मालवीय हो, उनको वो डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करता है। और वो अपने भाषणों में नहीं, लेख में, और लेख में क्रिटिसाइज़ करना, रिटन वर्ड जो हमेशा के लिए रहता है, ये एक हिम्मत की बात होती है। तो उस आर्टिकल में वो कहते हैं कि साहब, हमारे देश में बड़े बड़े लीडर्स हैं जो अछूत का जो सवाल है, जो प्रश्न है, उस पर बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेते हैं। मदन मोहन मालवीय जी हमारी सभाओं में जाते हैं, और अभी वो पटना में किसी सभा में गए और वहाँ उन्होंने एक अछूत को बुला के उसके गले में माला डाली, उसको गले लगाया, और उसके बाद घर जाके वो उन्होंने कपड़े समेत अपना स्नान किया। मतलब ये व्यक्ति, भगत सिंह जैसा व्यक्ति ही लिख सकता है, हिम्मत कर सकता है उस उम्र में इस बात को लिखने की और कहने की कि एक सीनियर लीडर के बारे में इस तरह का वो कमेंट करते हैं। और उद्देश्य सिर्फ उनका ये है, ये उद्देश्य नहीं है कि वो इज्जत नहीं करते, उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों को बताएं कि हम इस फॉर्मेलिटी से इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अगर हम हमारे परिवार में, घर में, अगर एक कुत्ता भी आके हमारी गोद में बैठ जाता है, हमारे रसोई में कुत्ता टहल के आ जाता है, लेकिन एक अछूत अगर आ जाए तो हमारा जीवन भंग हो जाता है। तो ये एक सब चीज़ें उन्होंने उस लेख में उठाई जो आज भी हम जीवन में देखते हैं। तो भगत सिंह का रेलेवेंस आज के हिंदुस्तान में उतना ही है। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी नहीं होती कि हम ये कहें कि भगत सिंह आज भी उतने रेलेवेंट हैं, आज के भारत में भी उतनी रेलेवेंस भगत सिंह की है। अगर रेलेवेंस है, ये दुख की बात है कि हमें बहुत सी चीज़ें जो भगत सिंह ने उस समय कही थी, वो हमें आज ख़त्म कर देनी चाहिए थी। वो हमारे समाज में वो प्रॉब्लम, समस्याएं नहीं होनी चाहिए थी ना। हमें भगत सिंह की जो बातें थी उनको अपने जीवन में आत्मसात करके उनको समस्याओं का समाधान करना चाहिए था, लेकिन वो काफ़ी हद तक नहीं हुआ। उस लेख के बाद एक और लेख बड़ा महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में भारत के, वो है हमारी प्रेस और हमारी सांप्रदायिकता दोनों के बारे में।
वो लिखते हैं कि हमारा जो सांप्रदायिक माहौल है इस देश में, वो ज़्यादातर तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी बैंकरप्सी की वजह से है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप टोटली बैंकरप्ट है। ये उनके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है ना। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बैंकरप्ट है और इस वजह से वो इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है, नहीं कर पा रही है। दूसरी, हमारी जो प्रेस है वो प्रेस बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, इररेस्पॉन्सिबल प्रेस। और ये आज की जो हमारा देश में प्रेस के बारे में, मीडिया के बारे में लिखा जाता है, भगत सिंह उस समय 1928 में कह रहे हैं, ही हैज़ गिवन अप ऑन द रोल ऑफ द प्रेस। वो कहते हैं साहब ये प्रेस तो हमारी वो प्रेस है ही नहीं जिस प्रेस का जिम्मेदार प्रेस की हम आशा करते हैं। ये वो प्रेस है जो सिवाय सेंसेशनल खबरों के बहुत अटपटी किस्म की, है ना, भड़काने वाली हेडलाइंस देकर देश में लोगों को डिवाइड करते हैं। इनकी जिम्मेदारी एजुकेटिव थी, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये देश में एक कॉम्पोजिट नेशनलिज्म का निर्माण करें। ये भगत सिंह के शब्द हैं, इस देश में एक कॉम्पोजिट नेशनलिज्म का निर्माण करें। और इन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाने के बजाय अपने आप को बिल्कुल उस जिम्मेदारी से दूर कर लिया। और आज जो भी कुछ हो रहा है वो इन दो कारणों से है, पॉलिटिकल लीडरशिप की बैंकरप्सी और प्रेस की गैर जिम्मेदारी। तो ये भगत सिंह ने 1928 में लिखा। आज हमारा जो देश देख रहा है, हम सब देख रहे हैं कि प्रेस, और उस समय की प्रेस तो सिर्फ प्रिंट मीडिया था, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो भी रोल है, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ लेकिन ज़्यादातर का जो रोल है वो करीब करीब वही है जो भगत सिंह ने उस समय 1928 में जिसके बारे में लिखा। गैर जिम्मेदार, देश के राष्ट्रवाद को छिन्न भिन्न करने की राजनीति, उसमें जुड़ाव का कोई संभावना नहीं है। रोज़ाना ये कोशिश होती है कि लोग कैसे अलग किए जाए, लोगों को कैसे अलग किया जाए, लोगों को कैसे डिवाइड किया जाए। तो ये इस तरह का जो मीडिया है, इस तरह का जो राष्ट्रवाद है जो प्रमोट किया जा रहा है मीडिया द्वारा, इसके बारे में भगत सिंह ने उस समय भी लिखा और वही बात आज भी हम देखने को मिलती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम भगत सिंह के जीवन से इन सब चीज़ों के बारे में तो कुछ सीखें, और वो लोग तो सीखें जो भगत सिंह का नाम बार बार लेते हैं, जो भगत सिंह को अपना एक आइडियल मान के बैठे हुए हैं और ज़रा भी कोशिश नहीं करते कि कम से कम जाकर वो पढ़ लें जो भगत सिंह ने लिखा है। आप उन विचारों से कम कुछ आत्मसात करें, कुछ सीखें, अपने जीवन में उतारें। और भगत सिंह को रोज़ाना, भगत सिंह हमारे लिए शहीद हैं लेकिन भगत सिंह के जो विचार हैं वो ज्वलंत हैं, वो ज़िंदा हैं आज भी, अगर हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह को हम रोज़ जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम भगत सिंह के उस प्रकार के जीवन को जीने की कोशिश करते ही नहीं। और कोशिश यही होती है कि 23 मार्च को भगत सिंह के फ़ोटो पर माल्यार्पण करके अपना जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए और फिर अगले साल का इंतज़ार करें। तो ये मैं बार बार कोशिश करता हूँ बताने की कि कम से कम इन सब विचारों से जो कुछ थोड़े बहुत मैंने भी बताया और मैं आगे थोड़ा और बताऊँगा, इनको आप कम से कम अपने जीवन में जीने की कोशिश करें। नौजवान ख़ास तौर से, हमारी जनरेशन जो है वो तो अब ज़ाहिर है कि दूसरे स्टेज पर है, लेकिन नौजवानों को उनका एक फ्यूचर है, देश के निर्माण में उनका एक अपना रोल है कि जो भगत सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उसमें उनकी मदद कर सकता है, और उसको अपने जीवन में कोशिश करना चाहिए कि हम भगत सिंह से सीख कर कुछ आगे बढ़ें। एक और चीज़ जो भगत सिंह से हमें सीखनी है वो ये है कि, और ख़ास तौर से भगत सिंह का जो जीवन जेल में गुजरा 3 साल, उसमें एक चीज़ साफ निकल के आती है कि भगत सिंह के जीवन में जो भी कुछ भगत सिंह ने पढ़ा और पढ़ने के बाद लिखा और सोचा, वो सब उनकी रीडिंग एबिलिटी, उनका जो रीडरशिप है, जो वो पढ़ते थे, है ना, जो डाइवर्स किस्म के जो लिटरेचर उन्होंने पढ़ा, वो सिर्फ उसका नतीजा है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, कुछ आप काफ़ी लोग जानते भी नहीं हैं। 1923 में
अजय घोष जो भगत सिंह के एक साथियों में थे, अजय घोष से भगत सिंह की भेंट हुई पहली बार। और अजय घोष ने अपने अपने जो उन्होंने संस्मृतियाँ लिखी, उन संस्मरणों में कहा कि मैं जब मिला भगत सिंह को, तो भगत सिंह एक बहुत ही ऑर्डनरी किस्म का नौजवान, बिल्कुल देहाती, जिसको कोई समझ मुझे नहीं लगता किसी किस्म की थी, और मैं कोई बहुत इम्प्रेस नहीं हुआ। 5 साल बाद मेरी दोबारा भेंट होती है 1928 में, और भगत सिंह बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड आदमी है। भगत सिंह का व्यक्तित्व बिल्कुल बदला हुआ, चरित्र बदला हुआ, है ना, पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट। तो मैंने भगत सिंह से पूछा कि ये चेंज 5 साल में कैसे आया। तो भगत सिंह ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, स्टडी। और फिर आगे कहा कि मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ हासिल किया इन 5 साल में, अपने आप को बदलने में, कुछ सीखने में, उसमें सिर्फ मेरी जो पुस्तकें हैं, मेरी किताबें हैं, जो मैंने पढ़ी, जो लिटरेचर पढ़ा, सब उसका नतीजा है। और उसके अलावा और कोई रास्ता किसी के सामने भी, किसी नौजवान के सामने नहीं है। सब नौजवानों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आप अपनी एक समझ तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार का जीवन आपको जीना है, किस प्रकार का भारत की कल्पना आप करते हैं। भगत सिंह ने जो कल्पना भारत की, उस कल्पना को आप देखिए उस लिटरेचर से, जो भगत सिंह ने पढ़ा, उस लिटरेचर में मतलब आप, अच्छा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे उनकी माँ ने कई बार अपने भगत सिंह के दोस्तों से शिकायत करती थी कि भगत सिंह की जैकेट की जो पॉकेट्स होती थी, उनमें किताबें रहती थी और वो अक्सर फट जाती थी। और विद्यावती उनकी माता उनको डांटती थी कि ये क्या है, कब तक इनको मिस होंगी, तुम जब आते हो तुम्हारी किताबें जेबें फटी होती। तो ये एक इंडिकेटर है, ये यशपाल ने लिखा है और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि भगत सिंह की जेब में दोनों तरफ किताबें होती थी, हाथ में किताब होती थी, एक जेब में डिक्शनरी होती थी। तो ये एक जीवन भगत सिंह ने, छोटा सा जीवन इस प्रकार का जिया। और आज हमको तो कम से कम और भी कुछ ना पढ़ें तो कम से कम जो भगत सिंह ने हमारे लिए छोड़ा है उसी को पढ़ लें। वो भी बहुत बहुत बड़ा एक उपकार हमारा भगत सिंह पर होगा कि हम कम से कम भगत सिंह के लिखे हुए को पढ़ें। भगत सिंह ने तो बहुत कुछ पढ़ा, और उनकी जो किताबों की रेंज है वो बाद में एक मार्क्सवादी सोच की तरफ रुझान था। लेकिन अगर आप देखें तो भगत सिंह ने आनंद मठ भी पढ़ा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। भगत सिंह ने सावरकर की 1857 भी पढ़ी। भगत सिंह ने जलालुद्दीन रूमी का सूफी पोइट्री भी पढ़ी, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं भी पढ़ी, और लेनिन और ट्रॉट्स्की और वो सब तो पढ़ाई। और इकोनॉमिस्ट बहुत बड़े तादाद में पढ़े, टेनिसन को पढ़ा, डिकेंस को पढ़ा। तो ये सब जो लिटरेचर है, इसमें फिक्शन भी है, नॉन फिक्शन भी है। और इसको पढ़ने के बाद जो भी कुछ उनकी समझ बनी, उस समझ को उन्होंने अपने लेखों में इस्तेमाल किया। अब जेल में जो 2 साल भगत सिंह के गुजरते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनके जीवन का एक अंग है, क्योंकि वो एक पीरियड था जिसमें भगत सिंह ने ज़्यादा समय पढ़ने और लिखने में गुजारा। और अपनी जो मुकदमा चल रहा था, जिस तरह का फार्सिकल मुकदमा था जिसमें कुछ होने वाला नहीं था, भगत सिंह को मालूम था कि उनको जीवन का अंत उनका शहादत से ही होना है। लेकिन उसके बाद भी, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति इस बात से बिल्कुल कन्विंस्ड हो कि उसका जीवन का अंत होने वाला है किसी भी वक्त, वो अपने जीवन को समर्पित कर दे किताबों में। ये आप देखिए कि उसको मालूम है कि उसके जीवन का कहीं बहुत लंबा समय उसके पास नहीं है। वो क्यों पढ़ रहा है, किसके लिए पढ़ रहा है? कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर 1 साल 1.5 साल का है। उसके बाद भी भगत सिंह ने अपने आप को समर्पित रखा पुस्तकों में, किताबों में, लिटरेचर में। और जेल में बहुत सारी लिस्ट मैंने अपनी किताब में भी दिया है, और बहुत सारे और लोगों ने भी लिखा है कि भगत सिंह ने जो भी कुछ पत्र लिखा करते थे, जो उनके दोस्त मिलने जाते थे, एक डिमांड उनकी थी, एक लिस्ट किताबों की। जयदेव गुप्ता एक उनके बड़े करीबी दोस्तों में थे, मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन वो लाहौर में थे उनके साथियों में। वो जयदेव गुप्ता को लिस्ट देते थे, ये किताबें द्वारकादास लाइब्रेरी से लाहौर में
लाला लाजपत राय ने एक लाइब्रेरी, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी कायम की थी जो बहुत काम आई इन सब क्रांतिकारी लोगों के। उसके लाइब्रेरियन हुआ करते थे राजा राम शास्त्री, जो एक कानपुर के समाजवादी विचारक थे, नौजवान, और भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे। और उसके बारे में, भगत सिंह के बारे में उन्होंने भी लिखा है कि भगत सिंह जो किताबें मंगाते थे यहाँ से, उन किताबों को वो पढ़ते नहीं थे, यूज टू डिवॉर ना, वो बिल्कुल उसको चाट जाते थे किताबों को। तो ये एक राजा राम शास्त्री का एक रिएक्शन है जो उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा बाद में। तो ये एक भगत सिंह का जीवन जो 1.5-2.5 साल गुजरा जेल में, वो पूरा जीवन पढ़ाई लिखाई में गुजरा। उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद जो कुछ उन्होंने लिखा, वो 3-4 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जो भगत सिंह ने लिखी जेल में। कुछ तो कोर्ट के स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत फिलोसफिकल हैं और एक एक्सपर्ट की तरह से वो लिखते हैं अपने अपने आर्गुमेंट, अपनी बात कोर्ट में जो बार बार कहते थे वो। उसके बाद एक जो पहले मैंने जिक्र किया, वाई मैं एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भी जेल में लिखा। फिर एक लाला रामशरण दास, एक उनके क्रांतिकारी, सीनियर क्रांतिकारी शहीद थे, शहीद नहीं बल्कि उनके साथियों में थे जो कदर के क्रांतिकारियों में थे। उन्होंने भगत सिंह से रिक्वेस्ट किया था कि मेरी एक किताब है कविताओं की, ड्रीमलैंड, उसकी भूमिका आप लिखिए। भगत सिंह ने कहा कि मैं तो नास्तिक हूँ और आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं और आपकी कविता में भी बड़ा धर्म का प्रयोग है, तो मैं बहुत सी चीज़ें हो सकता है ऐसी कहूँ जो आपको अच्छी ना लगें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप जो आपको कहना है कहें। तो भगत सिंह ने एक वो भूमिका लिखी जेल में। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण। और एक फांसी से कुछ दिन पहले एक लास्ट जो अपील उन्होंने नौजवानों के नाम लिखी, वो भी अ लेटर टू यंग पंजाब, टू द यंग ऑफ पंजाब। तो वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये सब चीज़ें, उन सबको आप अगर पढ़ें तो भगत सिंह की डायरी, प्रिजन डायरी और ये सब लेख, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भगत सिंह ने अपना जीवन किस प्रकार से पढ़ाई में गुजारा। और उस प्रिजन डायरी से जो किताबों की लिस्ट और जो नोट्स उनके मिलते हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो कुछ लिख रहे थे वो समझ उनको कैसे पैदा हुई। वाई एम एन एथीस्ट में ये मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूँ कि वाई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये सिर्फ एक, और ये आज के जो भारत है उसमें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आज की हमारे जीवन में, भारत में ख़ास तौर से आज का जो हम समय गुजर रहा है हमारा 5-6 साल 10 साल से, उसमें ख़ास तौर से बहुत ज़रूरी है। उसमें भगत सिंह ने सिर्फ भगवान के से नाता तोड़ने की बात नहीं कही, वो तो है ही, लेकिन मैं नास्तिक क्यों हूँ, जाहिर है वो शुरुआत इसी से होती है कि मैं भगवान को नहीं मानता इसलिए नास्तिक हूँ। लेकिन उसके साथ साथ भगत सिंह कोशिश ये करते हैं 2-3 चीज़ों पर ख़ास तौर से। जैसे वो कहते हैं कि आपको, किसी भी नौजवान को हिंदुस्तान में, आज के नौजवान को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। रैशनैलिटी, साइंटिफिक रैशनैलिटी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। यू कैन नॉट, वो कहते हैं, मैं बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो पूरे जीवन का जो सार है हमारा, वो क्रिटिकल इंक्वायरी पर है। हमें सवाल, हर चीज़ पर सवाल उठाने हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको विरासत में मिली है, वो आप सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट ना करें क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपको पास ऑन की। उस पर सवाल उठाइए, उसको क्वेश्चन कीजिए, और अगर सवाल उठाने के बाद आपको लगे कि वो चीज़ ठीक है, तब आपको अपने जीवन में उसको एक्सेप्ट करें। तो ये एक ऐसा संदेश है हमारे जीवन में, हमारे आज के जीवन के लिए भी, कि जिसका हम बावजूद इसके कि हम कुछ भी चीज़ जो मिलती है सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो हमें अपने पूर्वजों से, हमें पुराने, हमारा जो पास ऑन हुई है, बिना सोचे समझे, बिना ये देखे कि वो वाकई सही है भी कि नहीं। तो भगत सिंह ने कोशिश सिर्फ ये की बताने की कि आप क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए। इवेल्युएट करने के बाद आप एक्सेप्ट करें कि फ़ला चीज़, कोई भी चीज़
एक्सेप्टेबल है जीवन में कि नहीं। दूसरी चीज़ जो आज के हमारे भारत में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कहते हैं, और वो कह रहे हैं महात्मा गांधी के कॉन्टेक्स्ट में उस समय, वो कहते हैं कि हम, अब ये सब वाई मैं एथीस्ट में है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी लीडर की लीडरशिप को ब्लाइंडली फॉलो ना करें ना? और ये आज के भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज तो हमें सब ये देखने को मिल रहा है, आंख बंद करके किसी भी लीडर को आप फॉलो नहीं कर सकते, चाहे वो महात्मा गांधी ही क्यों ना हो ना। ये महात्मा गांधी के कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं। आज का कॉन्टेक्स्ट बदला हुआ है, आप महात्मा गांधी की जगह किसी और का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भगत सिंह ने साफ तौर से बताया लोगों को कि किसी भी लीडरशिप को बिना सवाल उठाए, बिना क्वेश्चन किए उस लीडरशिप को एक्सेप्ट करना किसी भी तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमें चाहिए कि हम पहले सवाल उठाएं, अनक्वेश्चनिंगली हम किसी भी लीडर को एक्सेप्ट ना करें। ब्लाइंड एडहेरेंस, ब्लाइंड फॉलोइंग इज़ एब्सोल्युटली हैजार्डस फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो ये भगत सिंह के विचार हैं उस समय। और मैं बार बार इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि नेहरू एक कुछ लीडर्स में हैं उस समय के, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे थे नीचे लेवल के, लेकिन सीनियर लीडर्स में जो भगत सिंह और क्रांतिकारियों से बहुत हमदर्दी रखते थे। नेहरू तो जेल में भी मिलने गए और बहुत सारे कमेंट्स किए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों पर उस समय की। और भगत सिंह का जो साइंटिफिक, नेहरू का जो साइंटिफिक टेम्पर है, उसी की करीब करीब अलग भाषा में भगत सिंह उसी तरह की चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ, और भगत सिंह ने जो अपना खुद एक लेख लिखा था सुभाष चंद्र बोस और नेहरू पर, उसमें भी कोशिश ये की थी बताने की कि नेहरू एक क्रांतिकारी हैं। और मैं नहीं मानता हूँ कि भगत सिंह 1928 में लिख रहे हैं वो बाद में भी लागू रहा नेहरू के व्यक्तित्व पर, लेकिन उस समय भगत सिंह का अपना सोच थी कि नेहरू एक क्रांतिकारी हैं और सुभाष चंद्र बोस एक रोमांचकारी हैं। सुभाष चंद्र बोस एक इमोशनल बंगाली हैं, और हमारे देश को इस समय नेहरू जैसे क्रांतिकारी नेताओं की ज़रूरत है, जो देश को पुनर्निर्माण करने की बात करते हैं, उसमें सुधार करने की बात नहीं करते। तो ये वाई एम एथीस्ट में भी इनडायरेक्ट रेफरेंसेस हैं, उसमें ये जिक्र नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, ये तो अलग आर्टिकल है जो कीर्ति में लिखा था उन्होंने 1928 में। तो ये सब चीज़ें भगत सिंह ने कोशिश की लोगों को बताने की। और दुख की बात यह है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, ना पढ़ते हैं। एक हम पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, 1929 में जेल में जाने के बाद इन क्रांतिकारियों ने एक भूख हड़ताल की सरकार के खिलाफ, और भूख हड़ताल वो थी जिसकी कुछ 7 डिमांड थी जो उन्होंने रखी थी, जिसमें उन्होंने बराबरी का दर्जा, जो यूरोपियन हमारे प्रिजनर्स थे उनके साथ बराबरी का दर्जा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दिया जाए। और जो 7 डिमांड थी, उन 7 में से मैं सिर्फ 2 की बात करना चाहता हूँ यहाँ पर। उन 2 में साफ तौर से उन्होंने कहा कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें जो बैंड नहीं है, जिन पर पाबंदी नहीं है, उन सब पुस्तकों को हम तक पहुंचने की आज़ादी हमें हासिल करने की आज़ादी हमें मिलनी चाहिए, उनको पढ़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरा, एक अखबार हर क्रांतिकारी के पास सुबह सुबह होना चाहिए। दोनों डिमांड उनकी पढ़ने लिखने से जुड़ी हैं, और बाकी डिमांड और थी, बराबरी का दर्जा, ये वो सब वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पढ़ाई लिखाई का जहाँ सवाल है, इस हड़ताल में भी 2 डिमांड उन्होंने पढ़ने लिखने से जोड़ी। तो आप सोच सकते हैं कि भगत सिंह के जीवन में पढ़ना लिखना और किताब किस तरह का दर्जा रखती थी। और मैं इसको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे जीवन में सिवाय पढ़ने लिखने के और कुछ नहीं है। आज जिस तरह का हमारा देश है, उसमें पढ़ना लिखना भी एक क्राइम है। क्या पढ़ते हैं, क्या किताब पढ़ रहे हैं। हाँ, भगत सिंह ने जो किताबें पढ़ी थी, अगर वो किताबें आज किसी के घर में मिल जाती तो शायद वो भगत सिंह जेल में ही होते। तो कोशिश ये होनी चाहिए
कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के भगत सिंह से प्रेरित होकर हम कम से कम उस लिटरेचर को पढ़ें जो भगत सिंह ने भगत सिंह बनने के लिए पढ़ा, और वो समझ हमें होनी चाहिए। और वो समझ सिर्फ हमको पढ़ने लिखने से ही आएगी। मैं सिर्फ नौजवानों की बात कर रहा हूँ, और नौजवानों के लिए ही भगत सिंह सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए देश का भविष्य उनके सामने है। और भगत सिंह एक बहुत 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 ही महत्वपूर्ण प्रेरक साबित हो सकते हैं, प्रेरणादायक साबित हो सकते हैं, अगर हम उनकी। मैं बार बार इस बात को भी कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को भगत सिंह को समझने के लिए मेरी लिखी हुई किताब या किसी और की लिखी हुई किताब सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं मेरे लेखनी में, या मैं जो जिस तरह समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें कुछ कमी होती भी है, लेकिन आपको भगत सिंह को समझने के लिए भगत सिंह का ही लिखा हुआ पढ़िए ना। वो सब अवेलेबल है इतनी भाषाओं में, तो उसमें मेरा या किसी और का लिखा पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। आप भगत सिंह का ही लिखा हुआ पढ़ें। आई एम एन एथीस्ट है, और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हिंदी में, अंग्रेज़ी में और भाषाओं में। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में भगत सिंह छोड़ के गए, और दुख की बात यह है कि हम उनसे जुड़ नहीं पाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि आज के भारत के निर्माण के लिए, और भगत सिंह ऐसे व्यक्तित्व है जो सबको अट्रैक्ट करता है, राइट लेफ्ट सेंटर, कोई भी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हो उसमें हर व्यक्ति भगत सिंह को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं इसमें फ़र्क ये करता हूँ कि वो लोग जो भगत सिंह की विचारधारा से जुड़ना नहीं चाहते, वो लोग भगत सिंह की शहादत का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने आज की राजनीति को प्रमोट करने के लिए। मैं भगत सिंह को उन लोगों से छीनना चाहता हूँ, क्योंकि भगत सिंह के वो असली हकदार नहीं है। अगर वो सिर्फ भगत सिंह की शहादत की बात करते हैं तो वो भगत सिंह के साथ ज़्यादती करते हैं। हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि भगत सिंह की शहादत के साथ साथ हम भगत सिंह के लेखों, उनके विचारों, उनकी क्रांतिकारी विचारधारा उससे जुड़े, और उससे वो जुड़ सकता है जो भगत सिंह की विचारों से सहमत हो, और वो सिर्फ वो सहमत हो सकता है जो भगत सिंह के विचारों के, भगत सिंह ने जो पढ़ा, जो लिखा, उससे सहमत हो। तो ये सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, इतनी डिफ़िकल्ट हैं कि उनको आप समझने के लिए ना तो बातचीत से समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ वो नहीं है जो सिर्फ आप नारेबाजी से समझ सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा कोशिश करने की ज़रूरत है, जिससे हम भगत सिंह के विचारों के नज़दीक तक पहुँचें, आज के भारत के निर्माण और आज के भारत का जो हमें जो उनकी रेलेवेंस है उसको समझें, और कोशिश करें कि हम भगत सिंह को अपने जीवन में उतारें और भगत सिंह को अपने जीवन में जिएं। और भगत सिंह हमारे लिए मुर्दा भगत सिंह नहीं है, शहीद वो उनका शरीर शहीद है, उनके विचार शहीद नहीं है। विचार उनके आज भी हमारे लिए बीच में जिंदा हैं, अगर हम उनको अपनाने की कोशिश करें तो। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम उनको पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो वो भगत सिंह आज भी हमारे लिए उतने ही ज्वलंत, उतने ही क्रांतिकारी हैं जितना वो 23 मार्च 1931 तक थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।